हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग कवर कर रहे थे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें भी स्पेशल केसेस ऑफ रेजोनेंस देख रहे थे। स्पेशल केसेस ऑफ रेजोनेंस में हम लोगों ने मेस्मरिक इफेक्ट कंसीडर कर लिया था, क्रॉस कंजुगेशन, SIR इफेक्ट देखा था। एरोमेटिसिटी में भी हम लोगों ने अच्छा खासा जो पार्ट था वो कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं एरोमेटिक सिस्टम का, क्योंकि इससे क्वेश्चन श्योरली बनता है, हर अल्टरनेटिव ईयर में इससे क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया था, एरोमेटिक सिस्टम के अंदर दो बेसिक सिस्टम हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम लोग का मोनोसाइक्लिक, जो कि एक रिंग के साथ में एरोमेटिसिटी दिखाने वाले जो कंपाउंड है उसके बारे में डिस्कशन किया था। एंड देन हम लोग डिस्कस किए थे पॉलीसाइक्लिक सिस्टम पे। पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में दो केसेस बन के आया था। एक तो हम लोगों ने बोला कि जो है फ्यूज रिंग सिस्टम हो सकता है, मींस रिंग साइड बाई साइड ज्वाइन करे, और एक ऐसा भी केस आ सकता है कि उस केस में कि जो है आइसोलेटेड रिंग सिस्टम हो। दोनों के केस में जो है डिफरेंट वे से हम लोगों ने कंसीडर किया था कि कैसे हम लोग इसमें एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो उस केस को आप जो है एक बार जो है ध्यान से देखना कि कैसे हम लोगों ने बेंजोनाइड रिंग सिस्टम में या फ्यूज रिंग सिस्टम के अंदर में किस तरीके से एरोमेटिसिटी चेक किया था। ठीक है, तो वो हम लोग का एक वे होता है देखने का एरोमेटिक कंपाउंड का। अब एक और सिस्टम रह जाता है जो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था, उसमें ये पोर्शन मैंने मेंशन नहीं किया था, बट ये भी डिस्कशन का पार्ट रहेगा। मैंने बोला 2 to 3 क्लासेस लगेंगी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए, क्योंकि जो है इंपॉर्टेंट रहता है। हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस कर रहे हैं इस चीजों का कि विच कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक, बिकॉज थोड़ा बहुत भी मॉडिफिकेशन कर दे तो आपसे क्वेश्चन ये बनना चाहिए, ये मैं चाह रहा हूं। तो एरोमेटिसिटी के अंदर जो थर्ड सिस्टम है, इसको हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम, इससे भी रिलेटेड कई बार क्वेश्चन इन्होंने पूछा हुआ है एक्सोसाइक्लिक सिस्टम की एरोमेटिसिटी को लेकर, चाहे वो एरोमेटिसिटी बोल दो या एंटी एरोमेटिसिटी बोल दो। तो एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है क्या? जैसे कोई रिंग प्रेजेंट है, इस तरीके से समझना, एक रिंग मैंने ले लिया और इस रिंग के साथ ऐसे डबल बॉन्ड बाहर प्रेजेंट है। ठीक है, रिंग से डायरेक्टली अटैच, तो इसको बोला जाता है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऐसा कोई भी ग्रुप हो सकता है यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो भी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड ही कहलाएगा। जो डबल बॉन्ड है इसको बोला जाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये रिंग में प्रेजेंट नहीं है, रिंग में नहीं प्रेजेंट है और साइड से बाहर भी नहीं प्रेजेंट है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। और इस टाइप के जो कंपाउंड बन के आते हैं ना, इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड। इस टाइप के जो कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे इसको बोल दिए जाते हैं एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें भी एरोमेटिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह डिस्कशन का पार्ट बनता है कि किस तरीके से जो है इसमें एरोमेटिसिटी डिसाइड करेंगे। तो कुछ मैं फ्यू एग्जांपल आपके सामने रखता हूं, ठीक है, समझना इस बात को। ये केस कंसीडर करना, इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो साइक्लोप्रोपिनोन। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें बनता है कि दिस कंपाउंड कैन बी एरोमेटिक और नॉट। अब देखने से क्या लगेगा कि साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइज है। अब पाई इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यही पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ इस सिस्टम को एरोमेटिक होना चाहिए, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन काउंट किया जाएगा क्या? आप एक ध्यान से एक चीज ऑब्जर्व करना कि इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये क्या होगा, इस केस में पाई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साइड में। तो होगा क्या, इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, ये आ जाएगा आपका जो है डबल बॉन्ड और ये माइनस, यहाँ पॉजिटिव चार्ज। याद है जब हम लोग होमोसाइक्लिक सिस्टम की बात कर रहे थे तो ये वाला सिस्टम आया था, अगर इसको आप हटा दो ये वाला सिस्टम कंसीडर किया गया था कि दिस सिस्टम वाज एरोमेटिक। तो यहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट जाता है कि अगर मान लो एक्सोसाइक्लिक का केस अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो एक बस एक पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूंगा आपसे कि इफ एनी RS ऑफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम, if any RS of exocyclic system is aromatic, then system is considered as any compound में system बोल रहा हूँ, any compound, if any RS of exocyclic system is aromatic then system is considered as aromatic compound। अगर इसका एक भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसे यहां से यहां एक अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट किया इसने। ठीक है, तो अब इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद ये जो RS बन के आ रहा है, अगर मैं इसको RS1 बोलूं और इसको RS2 बोलूं तो RS2 में ये एरोमेटिसिटी दिखा रहे, क्लियरली हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इफ एनी RS ऑफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम इज एरोमेटिक देन सिस्टम इज कंसीडर्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड, देन इसको हम लोग एरोमेटिक बोलेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि इसके इस जो क्राइटेरिया एरोमेटिसिटी की ये फुलफिल कर रहा है कि ये साइक्लिक सिस्टम है, प्लेनार है और साथ में इसके पास कितने जो है इलेक्ट्रॉन है, दैट इज 2 पाई इलेक्ट्रॉन।
तो ये क्राइटेरिया उस पार्टिकुलर क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। और भी एग्जांपल देखा जा सकता है, बिल्कुल आप देख सकते हो। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इस पार्टिकुलर चार्ज के फॉर्मेशन से, कि इसका जो है डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है। चाहो तो ये मेंशन भी कर सकते हैं इस पॉइंट को, कि जो है सच सिस्टम के लिए, खासकर एक्सोसाइक्लिक सिस्टम में हम लोग क्या देखते हैं, क्योंकि इसका अगर मान लो एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो है एरोमेटिसिटी जनरेट कर रहा है, तो इन दैट केस उसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत हाई होगा। तो यहाँ पे केस में क्या बोल सकता हूं कि इफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम, अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है एरोमेटिसिटी का केस, लेकिन इफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम हैव एरोमेटिक कैरेक्टर, इफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम हैव एरोमेटिक कैरेक्टर by breaking the pi bond, by breaking the exo bond, by breaking the exo bond means exo double bond, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम में इसको हम लोगों ने बोला एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो बाय ब्रेकिंग द एक्सो बॉन्ड, सच सिस्टम है वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट। इन सभी सिस्टम का जो डाइपोल मोमेंट है बहुत हाई होगा, वेरी हाई डाइपोल मोमेंट, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होगा, साइक्लोप्रोपिनॉन का अगर केस ले लो तो, ठीक है। तो ये समझ में आता है, मैं इस सिस्टम को बोल सकता हूं एरोमेटिक। चलो थोड़ा सा मैं मॉडिफिकेशन करता हूं, थोड़ा सा रिंग में जो है रिंग का नेक्स्ट मेंबर मैं कंसीडर करता हूं, ठीक है। तो ये केस कंसीडर किया जाए, देखना आप कैसे मैं कंसीडर करना चाह रहा हूं, लाइक दिस वन डबल बॉन्ड। इस सिस्टम इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, देखा जाए इसको। अच्छा, इसमें एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को या एक्सो बॉन्ड को बाहर ब्रेक करूं, ठीक है, एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड को अगर बाहर ब्रेक किया जाए तो जो रेजोनेटिव उधर ही ब्रेक होगा, हम लोग को पता है। तो जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जनरेट होगा कुछ इस तरीके से होगा, डबल बॉन्ड O माइनस, यहां पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इसकी क्राइटेरिया देखो क्या फुलफिल कर रहा है, क्या ये साइक्लिक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कैसे लिखा जा सकता है कि दिस सिस्टम इज साइक्लिक, दिस इज प्लेनार, बट दिस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इज देयर, 4 पाई इलेक्ट्रॉन इज देयर। ये देख पा रहे हो कि साइक्लिक है, प्लेनार तो होगा ही कि सभी sp2 हाइब्रिडाइज है, जो भी एटम इन्वॉल्व है रेजोनेंस में वो sp2 हाइब्रिडाइज है और 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दिस सिस्टम इज कंसीडर्ड एज द एंटी एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक, सही है। दिस सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज एंटी एरोमेटिक। और भी केस कंसीडर किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल। ये आप लेना 7 मेंबर रिंग का, ये केस है, ठीक है। इसका बहुत लेस डाइपोल मोमेंट होगा। एक तरीके से इसके रिस्पेक्ट में बोला जाए, अगर मैं इसको कंसीडर करूं और इसका कंसीडर करूं, डाइपोल मोमेंट मेजर करता हूं, तो इसका डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होगा, क्योंकि उस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये कंपाउंड एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, अगर एरोमेटिक गेन कर रहा है तो उस बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा। और हम लोग को पता है कि जब भी चार्ज डेवलप होगा मॉलिक्यूल के अंदर, डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। यहां पे भी सेम कहानी है, यहां पे भी सेम कहानी है। कैसे? तो ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, देखना ध्यान से, लाइक दिस, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। याद है ट्रोपिलियम है, ट्रोपिलियम कैटायन जो था सिमिलर वे है ना, जो है ये मॉलिक्यूल साइक्लिक है, मॉलिक्यूल प्लेनार है और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। अब आपसे पूछता है इन तीनों केसेस के लिए, मान लो कि मैं इसको ए बोल दूं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, बताओगे आप क्या होगा ऑर्डर डाइपोल मोमेंट का? देखना आप, थर्ड सबसे ज्यादा। अच्छा, थर्ड और फर्स्ट में सबसे ज्यादा थर्ड का क्यों है? क्योंकि इसमें चार्ज का सेपरेशन भी तो होगा, जब ये डीलोकलाइज होगा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज के डीलोकलाइजेशन से और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है वो तो ज्यादा हो गया ना इस केस में।
इस केस में सेपरेशन ऑफ चार्ज कम रहेगा। ये भले ही इसको मैंने एक आरएस दिखाया, अदर जो आरएस होंगे उसका भी तो कंट्रीब्यूशन होगा डायपोल मोमेंट में। डायपोल मोमेंट में हर आरएस का कंट्रीब्यूशन जाता है। अगर सेपरेटली आप एक एक आरएस को कंसीडर कर रहे हो तो हर आरएस का कंट्रीब्यूशन जाएगा डायपोल मोमेंट में। यहाँ पे भी इसका कंट्रीब्यूशन जाएगा। तो अगर मान लो चार्ज सेपरेशन बढ़ता है तो डायपोल मोमेंट भी बढ़ जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि डायपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या है इन तीनों के केस में, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, तो सिंपली ये चला जाएगा थर्ड फॉलोड बाय फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड। समझ में आती है इतनी बात? सेकंड सबसे लीस्ट हो जाएगा, बिकॉज इस बॉन्ड को ब्रेक करने से अगर एंटी एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा है, एंटी एरोमेटिक हो जा रहा है, तो बॉन्ड को जो है ब्रेक नहीं करना चाहेगा। कोई पूछ सकता है बॉन्ड रोटेशन का कि किसके केस में जो है ये डबल बॉन्ड के अलॉन्ग इसको रोटेट कराया जा सकता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करता है, जितना ज्यादा बॉन्ड उतना इजीली उसको रोटेट कराया जा सकता है। समझ रहे हो आप? तो यहाँ पे जो है रोटेशन पॉसिबल ज्यादा होगा, क्योंकि इससे बॉन्ड के ब्रेक होने से एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है उस 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो है कम हो जाएगा। मतलब एक तरीके से मैं वो बोल रहा हूँ बॉन्ड ब्रेकिंग का। कोई बोल सकता है कि व्हाट विल बी द बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर, तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये हो जाएगा कार्बन, जैसे ये कोई बोलते कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एनर्जी है इन 3 केसेस में कोई अगर ऑर्डर पूछता है तो जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा सेकेंड का हो जाएगा, फॉलोड बाई जो है आपका इस केस में फर्स्ट देन थर्ड। सबसे लिस्ट बॉन्ड एनर्जी थर्ड के केस में होगा। बॉन्ड को ब्रेक करना इजी हो जाएगा ना मेरे लिए, इस बॉन्ड को हम लोग इजीली ब्रेक कर सकते हैं। तो ये केसेस जनरेट होता है। और भी है, जैसे अगर मान लो कि ऐसा सिस्टम हो जाए, देखना आप ध्यान से, इस टाइप के सिस्टम को भी हम लोग एरोमेटिक में कंसीडर कर सकते हैं, सच दैट कि ये फुलफिल करे, उस क्राइटेरिया को फुलफिल करे। देखा जाए इस केस में तो मैं बॉन्ड को इधर ब्रेक करूंगा तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन चूंकि एरोमेटिसिटी गेन करने से मॉलिक्यूल को फायदा, स्टेबिलिटी मिलेगा, तो बॉन्ड को उधर क्यों ब्रेक करना चाहेगा, इधर ही ब्रेक करेगा जिसमें उसको ज्यादा स्टेबिलिटी मिले। मतलब दोनों आरएस बनेंगे, बट मेजर कंट्रीब्यूशन किसका जाएगा, जो एरोमेटिक है। तो यहाँ पे भी केस किसी इसी तरीके से है, राइट। मैंने कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक किया, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसको तो किसी साइड भी ब्रेक किया जा सकता है ना, बट उस साइड ब्रेक करो जिस साइड में ये एरोमेटिसिटी गेन कर सके, लाइक दिस सिस्टम। तो अगर ये इसका एक आरएस एक्सोसाइक्लिक सिस्टम के लिए क्या मैं बोला कि अगर इसका एक भी आरएस एरोमेटिक है तो दिस सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक। ये भी देख लो जो है क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कि नहीं। दिस सिस्टम इज साइक्लिक प्लेनार विद द हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। दिस सिस्टम इज एरोमेटिक, दिस विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक सिस्टम। कोई दिक्कत नहीं, वी कैन कंसीडर दिस सिस्टम एज द एरोमेटिक। ठीक है, क्योंकि इसके इन्वॉल्वमेंट से ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन के इन्वॉल्व, मतलब अगर बॉन्ड को एक ब्रेक किया जाए, सॉरी मैंने इसको पॉजिटिव नहीं दिखाया, बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर दिया जाए तो इन दैट केस ये सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा। तो दिस सिस्टम आल्सो वी कैन कंसीडर एज द एरोमेटिक। इसको नेमिंग आप कर देना, शायद इसको नेमिंग कैसे किया जाएगा देख लो आप, 1 2 3 4 5 इथाइलिडीन साइक्लोपेंटा 1 कितना चलाएगा 1,3 डाई। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा एरोमेटिक नेचर। तो ये केसेस जो है नोट डाउन कर लो। और भी हम लोग एक्सोसाइक्लिक सिस्टम के अंदर और भी केसेस कंसीडर करते हैं और जो है डिस्कशन में रखते हैं कि वो उसमें किस तरीके से एरोमेटिसिटी देखना है। तो एक बार आप इस चीजों को नोट डाउन कर लो। एक्सोसाइक्लिक सिस्टम का ही एक और ही इंटरेस्टिंग केस आता है, जिस इस मॉलिक्यूल को आप देखना ध्यान से। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड यहाँ पे इस तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे OH। ठीक है, OH, इसको बोला जाता है स्क्वायरिक एसिड, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायरिक एसिड। अब इसकी खासियत क्या है, ये भी एक्सोसाइक्लिक सिस्टम एरोमेटिक कंपाउंड का ही पार्ट है। कैसे, तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ड्रॉ करूं किस तरीके से, ऐसा समझना इस बात को, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, इसको मैं ब्रेक कर दूं और ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। इसको ब्रेक किया जाए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप क्या क्लियरली देख सकते हो इसका सिस्टम को, ये ऑब्जर्व कर सकते हो ये सिस्टम साइक्लिक है। ठीक है, ये सिस्टम साइक्लिक है, प्लेनार होगा और कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक, दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक। एक्सोसाइक्लिक का एग्जांपल है। कभी कभी स्क्वायरिक एसिड ही पूछ देता है, स्क्वायरिक एसिड नेम इससे पड़ा हुआ है। अब स्क्वायरिक एसिड के केस में क्या है, अगर ये H+ देता है तब भी इन दैट केस इसको जो है इसको एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा, बिकॉज उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। अगर ये H+ को लूज भी कर देता है तो अदर जो सिस्टम है वो तो सिमिलर वे से बिहेव करेंगे। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। इसका जो है हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस, इस दो H+ को अगर मैं रिमूव कर दूं तब जो स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके सामने, ये कुछ बन के आएगा। देखना ध्यान से, डबल बॉन्ड O यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है,
इसका बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन के आता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इस सिस्टम के लिए ऑल कार्बन कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसके कॉन्जुगेट बेस की बात किया जाए, ठीक है, इसके कॉन्जुगेट बेस में इस केस में क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग जो है बन के आता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मैं इसको इधर मूव करा, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा, यही तो आएगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या देखोगे आप इस केस में, ध्यान से बनाना, ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका पाई बॉन्ड शिफ्ट कर गया, यहाँ पे आ गया O माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया O, ठीक है। तो देख सकते हो ये दोनों ही स्ट्रक्चर अब इक्विवेलेंट हो गए। उसके अलावा और भी पॉसिबल है, बिल्कुल इसको ड्रॉ करते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है। किधर मैं मूव करा दूं, या इसको ऐसे मूव करा दिया जाए लाइक दिस, हर बॉन्ड पे इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, हर सिग्मा बॉन्ड के साथ ये शिफ्ट कर जाएगा लाइक दिस। समझना आप इस बात को, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। और भी केसेस हैं, बिल्कुल आप इसको इधर मूव करा दो और ये पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए लाइक दिस, तो आपको अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख जाएगा। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड यहाँ पे O माइनस डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इस केस की खासियत क्या है, ये भी एरोमेटिक सिस्टम है, इसके H+ लूज करने से इसमें कोई चेंज नहीं आया। अभी भी तो इसका अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो अभी भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ ये पर्टिकुलर साइक्लिक सिस्टम एरोमेटिक ही है, ये भी एरोमेटिक के कैटेगरी में ही आएगा, नो डाउट, दिस इज आल्सो एरोमेटिक। लेकिन इसका जो स्क्वायरिक एसिड्स है, जो स्क्वायरिक एसिड का डाई एनाइन है, स्क्वायरिक एसिड के प्रॉपर्टी से स्लाइटली डिफर करेगा, जो ये वाला पॉइंट है इस पे डिफरेंस आ जाएगा। बिकॉज देखो आप इस मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व करो, सभी के सभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सभी सेम है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं, जो है इक्वल अगर कंट्रीब्यूशन है, तो इसको अगर कंसीडर किया जाए, दे आर द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इक्विवेलेंट अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली इसको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा मिलेगी और ओवरऑल जो बॉन्ड है वो इक्वल हो जाएगा। तो देख लो आप किस तरीके से होगा, क्या किया है आपने, चार्ज को डीलोकलाइज किया है, किस पे, ऑक्सीजन पे आया हुआ है, कितना चार्ज आया ये बताओ आप। तो ये सभी ऑक्सीजन इस -2 चार्ज को शेयर करेंगे, तो -2/4 यानी कि -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, ठीक है। तो ये भी सिस्टम एरोमेटिक है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक। और साथ में इसके साथ क्या क्राइटेरिया जुड़ गया कि ऑल कार्बन कार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड आर इक्वल, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड्स आर इक्वल। तो बहुत फेमस केस बनता है ये स्क्वायरिक एसिड का, ठीक है। स्क्वायरिक एसिड इज आल्सो केस ऑफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। किसकी वजह से एक्सोसाइक्लिक मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दिस हैव द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड रिंग के बाहर, तो इस वजह से इसको एक्सोसाइक्लिक सिस्टम के कैटेगरी में रखा गया। तो स्क्वायरिक एसिड एज वेल एज द इट्स एनाइन, डाई एनाइन इज आल्सो एरोमेटिक, मोनो एनाइन भी होगा, डाई एनाइन भी होगा। डाई एनाइन के केस में क्या हो गया कि इक्वलाइजेशन हो गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड एज वेल एज द कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड भी इक्वल हो गया बिकॉज ऑफ द इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देख सकते हो 4 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इस जो है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा कार्बन कार्बन बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस वजह से इसमें बॉन्ड इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, इसी का एक्सोसाइक्लिक का एक बोल सकते हो कि एक थोड़ा सा डिफरेंट केस आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फुलवेलिन्स। फुलवेलिन्स ये क्या होता है, फुलवेलिन्स क्या होते हैं कि ये भी एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है, बट इस केस में क्या है, 2 रिंग ज्वाइन करते हैं बाय डबल बॉन्ड, ठीक है। एक्सोसाइक्लिक सिस्टम इन विच two ring joined by double bond, 2 ring joined by double bond, ऐसे सिस्टम को हम लोग फुलवेलिन्स बोलते हैं। अब इसकी खासियत क्या है, ये भी एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट बन सकता है, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। कैसे, जैसे ये एग्जांपल आप देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग केस है ये। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 रिंग को आप अगर डबल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन कर रहे हो तो इसको बोला जाएगा फुलवेलिन्स, ठीक है। तो फुलवेलिन्स का केस क्या है, ये भी एक्सोसाइक्लिक सिस्टम है, सेम कॉन्सेप्ट जाएगा। अगर इसका एक भी RS एरोमेटिक हो गया तो इसको एरोमेटिक कंसीडर किया जाएगा। तो जस्ट एज्यूम करो मैं इस पाई बॉन्ड को इधर ब्रेक करता हूं, ठीक है। अब ये सिस्टम कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से। और आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें, ये तो अब आइसोलेटेड रिंग हो गया ना, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, इसका भी बहुत हाई डाइपोल मोमेंट होगा। जैसे हम लोगों ने एक्सोसाइक्लिक के केस में बोला है कि डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होगा,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अपोजिट चार्जेस ऑन द मॉलिक्यूल। यहाँ पे देखो आप, क्या इस सिस्टम को एरोमेटिक बोला जा सकता है? बिल्कुल, ये भी एरोमेटिक है रिंग और ये भी एरोमेटिक है। ये तो वही केस हो गया ना आइसोलेटेड सिस्टम वाला। उसमें क्या बोला था मैंने कि अगर दोनों रिंग एरोमेटिक होगा तो वी कैन कंसीडर द कंप्लीट सिस्टम, क्योंकि इसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ एरोमेटिक है और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक है। तो इफ बोथ आर एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, दिस इज आल्सो एरोमेटिक, वी कैन कंसीडर द सिस्टम इज एरोमेटिक इन द नेचर। ठीक है, सिस्टम इज एरोमेटिक इन द नेचर। ऐसा केस अगर ऐसा आ गया, देखना आप ध्यान से, तब थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ये डिसाइड करना कि इसको एरोमेटिक में रखा जाएगा या जो है नहीं रख सकते। इस वाले केस में मैं बस ये बोल सकता हूं कि दिस इज नॉट एरोमेटिक, बस ये मैं बोल सकता हूं, बिकॉज उसके लिए दोनों रिंग को अगर मान लो आप ब्रेक भी किए, इधर से एक साइड में ब्रेक किए, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव आ जाएगा, एक निगेटिव, एक एंटी एरोमेटिक जो है एक तरीके से मैं बोलूं एरोमेटिक हो रहा है। तो ओवरऑल इसको जो है, अगर एक एंटी एरोमेटिक रिंग आ गया तो हम लोग इसको बस केवल ये बोल सकते हैं कि दैट इज नॉट गोइंग टू बी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक वगैरह तो वैसे भी नहीं, बॉन्ड तो ब्रेक ही नहीं करना चाहेगा ना ये। अगर एंटी एरोमेटिसिटी को जनरेट करेगा तो बॉन्ड क्यों ब्रेक करना चाहेगा, अनस्टेबल क्यों होना चाहेगा? ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग इसको जस्ट नॉट एरोमेटिक बोल सकते हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आ सकते हैं। अगर मान लो आपने जो है इस रिंग के साथ और भी चेंजेस मॉडिफिकेशन कर दिए, जैसे ये केस कंसीडर करना, ये लिया आपने 5 मेंबर रिंग और इसके साथ ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से 7 मेंबर रिंग। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, इस सिस्टम इज एरोमेटिक और नॉट। देखो आप, इस बॉन्ड को अगर ब्रेक करो किस साइड में, इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एरोमेटिक है और ये भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के साथ एरोमेटिक है। इसको मैं बोल सकता हूँ दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। ठीक है, दिस सिस्टम इज एरोमेटिक। तो ये तो रहा हम लोग का एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। ठीक है, क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है। ये हम लोगों ने 3 सेगमेंट डिस्कशन में रखा, 3 लेक्चर में, ये किस तरीके से जो है एरोमेटिसिटी डिसाइड किया जाएगा। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस गया इसमें, बहुत क्वेश्चन आपसे बहुत कम चांसेज है। अगर हर सिस्टम में आप विजुअलाइज करते जाओ यहाँ किस तरीके से एरोमेटिसिटी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो बहुत मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि एरोमेटिक कंपाउंड पता करना आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और भी ऐसे एक्सोसाइक्लिक सिस्टम हो सकते हैं, जैसे ये बहुत एक बढ़िया एग्जाम्पल आता है। ठीक है, ये केस कंसीडर करना, ये बड़ा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक तरीके से मैं कंसीडर करूँ इस तरीके से। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखो अब ये एरोमेटिक है कि नहीं ये बताना आप। इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करोगे, इसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक पेयर इन्वॉल्व करेगा रेजोनेंस में, तो इसको मैं क्या इस तरीके से नहीं दिखा सकता हूँ। इसको सिमिलरली ये बॉन्ड को ब्रेक किया जाए और इसको ऐसे दिखा दिया जाए, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, सॉरी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा कुछ केस हो जाए, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन के पास। तो अगर ये पार्टिसिपेट करता है रेजोनेंस में तो ये भी तो एरोमेटिसिटी गेन करेगा। तो ये मैं पूरा ओवरऑल सिस्टम को भी एरोमेटिक ही कंसीडर कर सकता हूँ, ये भी उसका एग्जांपल है। तो करना क्या है आपको, एक कंप्लीट देखना है साइक्लिक सिस्टम के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो कि रेजोनेंस में जा रहे हैं। तो दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। एक्सोसाइक्लिक सिस्टम, तीनों सिस्टम हम लोगों ने डिस्कशन में रख दिया, मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक एंड एक्सोसाइक्लिक सिस्टम। ये 3 कैटेगरी बनता है हम लोग के एरोमेटिक सिस्टम के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। अब थोड़े से हम लोग प्रॉपर्टीज पे डिस्कशन रख लेते हैं कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज या एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसे डिफरेंस होता है, किस तरीके से एक केस में एरोमेटिसिटी जनरेट हो रहा है, किस केस में एंटी एरोमेटिसिटी किस वे से जनरेट हो रहा है, क्या रीजन है उसके पीछे, वो हम लोग डिस्कशन में रख देते हैं और फिर हम लोग जो है इसको एरोमेटिक सिस्टम को फिनिश करेंगे। तो आप नोट डाउन कर लो इसको प्रॉपरली। तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालना, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ aromatic compound, properties of aromatic compound, properties of aromatic compound, प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, पहले स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि एरोमेटिसिटी की वजह से मॉलिक्यूल के अंदर क्या क्या चेंजेस आया हुआ है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल अगर हम लोग देखें प्रॉपर्टीज में क्या चेंज हुआ है, स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चर बोल देते हैं हम लोग। तो इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन अकर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो बॉन्ड है ना, इसके जो रिंग के पार्ट में बॉन्ड है वो इक्वल हो जा रहा है। जैसे आपने बेंजीन लिया, इस तरीके से बेंजीन लिया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन अकर। क्या हुआ, आपने बेंजीन को कंसीडर किया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है।
तो आपके इसमें क्या था कि जो है बोला गया कि जनरली कार्बन कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड होता है 1.54 और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाता है आपका 1.33। लेकिन इन दोनों से बॉन्ड लेंथ मतलब दोनों बॉन्ड नहीं देख रहे हैं हम लोग बेंजीन के केस में। हम लोग क्या देख रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जा रहा है और ये नियर बाई वैल्यू 1.40 एंगस्ट्रॉम दे रहा है। ये किसकी वजह से? बिकॉज इसमें रेजोनेंस अकर हो रहा है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन अकर हो रहा है और ड्यू टू साइक्लिक रेजोनेंस हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ऑल बॉन्ड लेंथ इज इक्वल। इस केस में हर के केस में नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इन जनरल बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन टेक्स प्लेस। चाहे वो आप जो है मतलब सब केस में नहीं होगा, एटलीस्ट बेंजीन में तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। नैप्थलीन में लोगे तो बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन नहीं टेक्स प्लेस होगा। मैं बोल रहा हूं बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन टेक्स प्लेस। या ज्यादा एप्रोप्रिएट, ये तो केवल बेंजीन के लिए एप्लीकेबल होगा। ज्यादा एप्रोप्रिएट बोलना ये सही होगा कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन कर रहा है। बस ये आपको ये ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा। अगर स्ट्रक्चरल चेंजेस देखना चाह रहे हो ड्यू टू दिस एरोमेटिक कैरेक्टर, ये बोल सकते हो। लेकिन बेंजीन के केस में क्या था, 2 RS था और सभी के सभी RS इक्विवेलेंट थे, इस वजह से सभी के सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल हो गए और ये हो गया 1.40 बट नेफ्थलीन के केस में आप देखना कि कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होगा, कौन सा बॉन्ड शॉर्टर होगा, कैसे समझा जा सकता है उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। प्रीवियस लेक्चर में आपने नेफ्थलीन के लिए बनाया था, एंथ्रासीन के लिए बनाया था, फिनोल्फ्थ्रीन के लिए बनाया था। तो एक बार उससे जो है आप विजुअलाइज करना सभी RS को कंसीडर करने के बाद ये किस तरीके से बॉन्ड लेंथ में चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात। तो बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन टेक्स प्लेस, मतलब ये स्पेशली मैं बेंजीन के केस के लिए मैं बोल रहा हूँ। अदर के केस में हो सकता है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करे और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर गेन करे, दैट्स ऑल। देन नेक्स्ट इसके नेक्स्ट बात करते हैं एनर्जेटिक का। एनर्जेटिक इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब इसकी एनर्जी में क्या चेंजेस किया इसने, जो एरोमेटिक फिनोमिना है एक्चुअल में क्या चेंजेस ला रहा है, बस ये डिस्कशन करना चाह रहे हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या लाया एनर्जेटिक में, तो इसको क्या बोला गया था, शुरू में ही बोला गया था, स्टार्ट हम लोगों ने यहीं से किया था कि ड्यू टू एरोमेटिसिटी द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी विल बी गिवन। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को मिल जा रहा है। तो यहां भी आप लिख सकते हो कि जो है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन बाय मॉलिक्यूल, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन बाय मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर रेजोनेंस फिनोमिना होता नो डाउट उसमें स्टेबिलिटी गेन करते हैं, लेकिन इसमें मैं बोल रहा हूं कि स्लाइटली उससे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है जब इसमें एक तरीके से जो है एरोमेटिसिटी गेन कर रहा है। तो मतलब रेजोनेंस फिनोमिना की वजह से स्टेबिलिटी आएगा मॉलिक्यूल में और एरोमेटिसिटी जब जनरेट होगा तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल को मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आती है। और इसको हम लोग मेजर किस तरीके से कर सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा स्टेबलाइज किया जा रहा है। तो इसके लिए आप मेजरमेंट के लिए ये वर्ड रख सकते हो, ये केस कंसीडर कर सकते हो कि जो ये पाई मतलब जो रियल स्ट्रक्चर है इसका, ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कितना ज्यादा स्टेबलाइज किया जा रहा है। ठीक है, बेंजीन के केस में देखा था रेजोनेंस एनर्जी, एक तरीके से मैं बोलूं इसका मेजर है कि कोई भी एरोमेटिक सिस्टम कितना ज्यादा एरोमेटिसिटी की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। क्योंकि एरोमेटिसिटी है क्या, एक तरीके से स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस ही है। तो अगर मान लो आप बोलते हो कि एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन बाय मॉलिक्यूल, तो कितना स्टेबिलिटी गेन किया ये आप किससे मेजर कर सकते हो, ये आप मेजर कर सकते हो इसके रेजोनेंस एनर्जी से। जैसे अगर मान लो ये एनर्जी कर्व है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस आता है एनर्जी का, इनके बीच का जो डिफरेंस है ये डिफरेंस हम लोग रेजोनेंस एनर्जी कंसीडर करते हैं। आपने देखा था कि कैसे इस रेजोनेंस एनर्जी को मेजर किया गया था। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन बाय द मॉलिक्यूल, जो स्टेबिलिटी है या उस एनर्जी को हम लोग रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे कि कितना ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिल रहा है फ्रॉम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात समझ में आती है। नेक्स्ट आप देखना और भी प्रॉपर्टीज इससे रिलेटेड है एरोमेटिक सिस्टम से। एरोमेटिक सिस्टम हाईली स्पेशल हम लोग के केस का हो जाता है, सेपरेटली इसका डिस्कशन का पार्ट बनता है। ठीक है, सेपरेटली इसका एक बार आप देखना कि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन ये सभी मॉलिक्यूल में किसका जो है रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। अब वो आपको या तो पर रिंग पूछ सकता है या ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा। तो अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल के लिए पूछेगा तो फिर तो नेफ्थलीन का एंथ्रासीन से ज्यादा होगा। नेफ्थलीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होगा, नेफ्थलीन का जो रेजोनेंस एनर्जी होगा ये बेंजीन से ज्यादा होगा। कब? फॉर होल कंपाउंड के लिए। अगर ये पर रिंग पूछ देगा रेजोनेंस एनर्जी, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर ये पर रिंग पूछ दिया बेंजीन के फिर बेंजीन का ज्यादा हो जाएगा। बोल दे कि व्हाट विल बी द रेजोनेंस एनर्जी फॉर द मॉलिक्यूल पर बेंजीन रिंग, तब ये ऑर्डर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं। तो पर बेंजीन रिंग रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन का ज्यादा होगा, वो ओवरऑल नेफ्थलीन का ज्यादा होता है।
ठीक है। नेप्थलीन का अगर आप निकालते हो तो 50 के आसपास में आता है, 52 किलो कैलोरी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। बेंजीन के केस में ये रेजोनेंस एनर्जी आता है 36 किलो कैलोरी, ठीक है। तो अगर मैं पर बेंजीन रिंग निकालूंगा नेप्थलीन के केस में तो 52 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 26 ही आया। 26 इसलिए है कि क्या हो रहा है कि उसमें एक, अगर देखा होगा आपने तो एक नॉन एरोमेटिक, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक जो रिंग है वो नॉन एरोमेटिक हो जा रहा है। लेकिन इस केस में क्या है कि ये भी एरोमेटिक है और दूसरा वाला जो इसका अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी एरोमेटिक है। इस वजह से इसका जो रेजोनेंस एनर्जी है बहुत हाई है, रेजोनेंस एनर्जी 36 किलो कैलोरी है। तो पर रिंग अगर मैं बोलता हूं पर बेंजीन रिंग तो सबसे ज्यादा बेंजीन का ही होगा। लेकिन अगर कंपाउंड वाइज पूछ दिया जाएगा तो जितना ज्यादा बेंजीन रिंग बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा होते जाएगा। तो जैसे मैं बोलूंगा नेप्थलीन आपके सामने एंथ्रासीन है और जो है एंथ्रासीन और नेप्थलीन और बेंजीन है, तो जो है जिसमें बेंजीन का रिंग ज्यादा होगा उस केस में आपको जो है रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और पर रिंग पूछ दिया तो फिर तो हम लोग का बेंजीन अपोजिट वे फॉलो कर देगा। तो ये भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है ना, पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी फॉर द बेंजीन नेप्थलीन, हो सकता है उसमें लिख दे पर बेंजीन रिंग। जब पर बेंजीन रिंग रहेगा तो रिवर्स हो जाएगा, ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको आप थिंक करना कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देन आता है इसी का प्रॉपर्टी दैट इज रिंग करेंट इफेक्ट। ये क्या है, ये भी बहुत किसी का मुझे आईपैक में ही डाउट आया कि सर इसमें क्या हम लोग करंट ऑब्जर्व कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से तो करंट जनरेट होना चाहिए। रिंग करंट इफेक्ट, अब ये क्या केस है, हाँ ऑब्जर्व करते हैं बट विद इन अ रिंग हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन हो रहा है विद इन अ रिंग कब ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो रिंग करंट इज ऑब्जर्व सच मॉलिक्यूल के केस में रिंग करंट इज ऑब्जर्व in presence of external magnetic field, ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोगे तो इन दैट केस रेजोनेंस, इसमें हम लोग जो है रिंग करंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। रिंग करंट मींस इस तरीके से रिंग के अंदर करंट हम लोग देख पा रहे हैं। तो होगा क्या कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, ठीक है। तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें प्रोवाइड कराओगे इस तरीके से, तो इसके अंदर हम लोग रिंग करंट भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट ये ओवरऑल वो ऐसा नहीं होगा कि जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएगा, विद इन अ रिंग ये करंट ऑब्जर्व किया जा सकता है। और इसको हम लोगों ने किया भी है, लैब में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है। ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन एक डिफरेंट नेचर रखता है। ये हाइड्रोजन इस केस में जब हम लोग इससे पास कराते हैं करंट, तो इसका जो नेचर होता है, बिहेवियर होता है, ये सभी हाइड्रोजन का ये डिफरेंट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एनएमआर के प्रेजेंस में जो हाइड्रोजन्स हैं ये डिफरेंट नेचर शो करते हैं। तो ऐसा ही केस होता है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो रिंग करंट जनरेट होकर आएगा बेंजीन, जितने भी एरोमेटिक सिस्टम है। मैंने तो बेंजीन लिया, तो आज के डेट में ये मॉडर्न डिफिनीशन बन जाता है, मॉडर्न डिफिनीशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। क्योंकि बहुत लोग को अभी भी डाउट है कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी कंसीडर किया जाए। तो आज के डेट में हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट की जगह पे एक्सपेरिमेंटल फॉलो करते हैं लैब में। यही बन जाता है कि अगर मान लो कि क्या हुआ कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को पास कराने पे अगर रिंग करंट ऑब्जर्व किया जा रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, तब इन दैट केस उस सिस्टम को आप एरोमेटिक बोल दो। अगर नहीं ऑब्जर्व किया जा पा रहा है तो इस केस में आप उसको जो है बोल देना नॉट एरोमेटिक, वो एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो जो है मॉडर्न डिफिनीशन वही बन जाता है कि जो है इफ रिंग करंट इज ऑब्जर्व तो सिस्टम इज कंसीडर, इफ रिंग करंट, ऐसे में लिख दो इसको, इफ रिंग करंट is observed in presence of external magnetic field, such system is called as such, ऐसे बोल सकते हो, such compound, such system is considered as aromatic, ऐसे सिस्टम को हम लोग एरोमेटिक बोल सकते हैं। ये मॉडर्न डिफिनीशन। हम तो आज के डेट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं ना, इसके पास साइक्लिक हो, प्लेनार हो, 4l+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ऑड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन आज के डेट में क्या करते हैं लोग, जो है लैब में अगर टेस्टिंग करना है कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं, तो ये प्रॉपर्टीज को यूज कर लेते हैं, उसके रिंग करंट इफेक्ट वाले प्रॉपर्टीज को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पास कराते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि उस रिंग के अंदर, पर्टिकुलर रिंग के अंदर रिंग करंट जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर जनरेट करता है तो दैट सिस्टम विल बी कंसीडर्ड एज द एरोमेटिक,
ठीक है, तो वो आज के डेट में आसान हो गया है मॉलिक्यूल्स को पहचानना कि दैट इज गोइंग टू बी एरोमेटिक और नॉट। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट है, दैट इज रिएक्शन। केमिकल बिहेवियर में क्या चेंजेस लाएगा एरोमेटिसिटी। और आपने कुछ केमिकल रिएक्शन तो देख ही लिया होगा, कुछ केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी डिस्कशन का पार्ट बना था जब आप हाइड्रोजनेशन करा रहे थे या ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा रहे थे। तो जब भी आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो या ब्रोमीन वाटर टेस्ट करा रहे थे, बेंजीन के केस में वो नॉर्मल कंडीशन पे रिएक्शन फेल कर जाता था। हाई टेम्परेचर पे भले हो जाए हाइड्रोजनेशन, बट एक नॉर्मल कंडीशन पे वो रिएक्शन फेल हो जाता था। तो यहाँ में भी कुछ केस ऐसे ही होता है कि ऐसे मतलब पॉइंट अभी लिख दो, आगे हम लोग रिएक्शंस देखेंगे बेंजीन के केस में तो और डिस्कशन में जाएगा। बट ये बोल सकते हो कि जो है बेंजीन रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड्स फेल इन जनरल, लिख सकते हो कंपाउंड फेल, एरोमेटिक कंपाउंड फेल, क्या लिखा जा सकता है, द एडिशन रिएक्शन, क्योंकि अगर एडिशन होगा फिर क्यों ऐसा होगा, बिकॉज देखो अब अगर बेंजीन रिंग पे आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो, ऐसा है ऑलरेडी ये पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, आप हाइड्रोजनेशन करा रहे हो या ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हो, तो इन दैट केस क्या होगा, अगर रिंग पे अगर मैं हाइड्रोजनेशन करा दूं तो एरोमेटिसिटी तो लूज करेगा ना, क्यों करना चाहेगा मॉलिक्यूल, अपने आप को जो है स्टेबल, ऑलरेडी वो पाई इलेक्ट्रॉन स्टेबलाइज है। इस वजह से जो क्या देखने को मिलता है कि एडिशन में नहीं जा सकता है। एडिशन तभी हो सकता है जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होना चाह रहा, इजिली ब्रेक नहीं हो पा रहा है, किसकी वजह से, तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, आप दिस पाई इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं ना ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। तो क्या होता है कि इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा कि एरोमेटिक कंपाउंड फेल द एडिशन रिएक्शन एंड गिव्स सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम लोग जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लेटर ऑन देखेंगे इसको कि क्या रिएक्शन दे सकता है, एंड गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये फेल कर जाता है, एडिशन रिएक्शन नहीं देता, मतलब एक तरीके से इन जनरल फेल कर जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने हाइड्रोजनेशन कराया, हाइड्रोजनेशन कराने के लिए आपको टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस देना पड़ा था, नॉर्मल कंडीशन पे नहीं हो रहा था। वही चीज आप लिख सकते हो कि एरोमेटिक सिस्टम या एरोमेटिक कंपाउंड फेल द एडिशन रिएक्शन, लाइक ब्रोमीन वाटर का जो टेस्ट हो गया है या हाइड्रोजनेशन, वो एडिशन रिएक्शन। क्यों एडिशन में बोला हूँ, हाइड्रोजन जाके जुड़ गया ना डबल बॉन्ड के अलावा, तो अगर एडिशन रिएक्शन होगा तो वो जनरली एल्कीन के केस में आप पॉजिटिव देखोगे और एरोमेटिक सिस्टम के केस में वो टेस्ट फेल कर जाएगा। तो जैसे हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट बेस्ट एग्जांपल है कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट अगर हम लोग कराते हैं तो एरोमेटिक सिस्टम उस टेस्ट को फेल कर जाता है और नॉर्मल एल्कीन उस टेस्ट को पॉजिटिव देता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए इसकी प्रॉपर्टीज को। एक और हम लोग डिस्कशन में करेंगे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या सिग्निफिकेंस है, ऐसा क्यों हो रहा है कि करेस्पॉन्डिंग जो कंपाउंड है वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कशन में रखेंगे। ठीक है, तो जो है आप इसको नोट डाउन कर लो, इसके जो प्रॉपर्टीज हैं एरोमेटिक सिस्टम के। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो आप, प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, क्या प्रॉपर्टीज में चेंजेस आएगा। तो वही सेम कहानी आप रखो कि इसमें क्या मैं बोलूं, स्ट्रक्चरल। तो इसमें जैसे कि एरोमेटिक सिस्टम के अंदर रेजोनेंस फिनोमेना फेवरेबल है, एंटी एरोमेटिक के केस में जो है रेजोनेंस फिनोमेना अनफेवरेबल है। अभी इसको लास्ट में डिस्कस किया जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है कि डीलोकलाइजेशन नहीं होगा। तो क्या होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी एरोमेटिक में जो स्ट्रक्चरल फीचर है इसमें आप लिख सकते हो क्या कि जो है बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, इसमें रेजोनेंस ही नहीं होना चाहेगा, क्योंकि रेजोनेंस अगर फिनोमिना आकर होता है तो इन दैट केस बॉन्ड इसको स्टेबलाइजेशन मिलेगा, इसको डीस्टेबलाइजेशन मिलेगा। इस वजह से बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन इसमें नहीं हो पाता है। तो इस केस में क्या ऑब्जर्व करते हो, जैसे बेंजीन में क्या था कि सभी बॉन्ड इक्वल थे, लेकिन यहाँ केस क्या होगा, अगर मैं इसको ए कंसीडर करूं, इसको बी कंसीडर किया जाए, ए का बॉन्ड लेंथ बी से ज्यादा होगा, रेजोनेंस ही नहीं होना चाहेगा। ये रेजोनेंस प्रोहिबिटेड है, बिकॉज अगर डीलोकलाइजेशन होता है तो मॉलिक्यूल को स्टेबल करने की जगह डिस्टेबलाइज कर देगा, जितने भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम है। तो स्ट्रक्चरल फीचर में क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, देन अगर एनर्जेटिक की बात करें, ठीक है, एनर्जेटिक की बात करें तो ये क्या है, इस केस में मॉलिक्यूल इज हाईली अनस्टेबल। ये लिख सकते हो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड या एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर पे अगर इसको रखा गया, रूम टेम्परेचर वाला कंडीशन, तो हाईली अनस्टेबल होगा
ठीक है, हाईली अनस्टेबल बस लिख सकते हो। एंड अब क्या करेगा इसके लिए, तो एक तो हम लोगों ने देखा था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे हम लोगों ने अगर याद हो साइक्लोऑक्टेट्राइन में, तो उसने अपनी प्लेनारिटी लूज कर दी। लेकिन सभी सिस्टम के पास ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि वो अपनी प्लेनारिटी लूज ही कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, ब्यूटाडाइन नहीं कर सकता है, ये मॉलिक्यूल अपनी प्लेनारिटी नहीं लूज कर सकता है। फिर इसके लिए ये अलग अपना तरीका आजमाएगा कि सच दैट कि अपनी जो एंटी एरोमेटिसिटी है, यानी कि जो है डीस्टेबिलिटी है, उसको कम कर सके। मॉलिक्यूल अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ भी करेगा। तो एंटी एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर हाईली अनस्टेबल एंड डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर, डाइमराइज एट रूम टेम्परेचर, डाइमराइज हो जाता है। जैसे इसको समझना, ब्यूटाडाइन के केस में कुछ आपका सिस्टम ऐसे है, दो क्या करेंगे, आपस में जाएंगे, कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल है, इट हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। और क्या करेंगे, इस तरीके से डाइमराइज हो जाएंगे, ये इधर शिफ्ट कर जाएगा, ये इधर शिफ्ट कर गया, और एक नया कंपाउंड बना लेंगे आपस में रिएक्ट करके। तो समझ सकते हो कि ये हम लोग इस तरीके का कंपाउंड बनाने को भी तैयार है, सच दैट कि ये अपनी जो एक तरीके से बोला जाए अनस्टेबिलिटी को कम कर सके। ठीक है, ये अब नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो गया ना। तो एंटी एरोमेटिक सिस्टम चाहता ही है कि जो है एंटी एरोमेटिक सिस्टम चाहता ही है कि वो नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, एरोमेटिक्स फॉलोड बाई एरोमेटिक फॉलो बाई नॉन एरोमेटिक फॉलोड बाई एंटी एरोमेटिक। ठीक है, तो अब एंटी एरोमेटिक को कैसे भी अगर एक तरीके से अगर कोई भी हेल्प मिल जाए कि सच दैट कि ये नॉन एरोमेटिक या एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए तो और बढ़िया है, इसी तरीके से एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए तो वो करना चाहेगा। बट इस केस में क्या है कि ये अपनी प्लेनारिटी नहीं लूज कर सकता है ना, प्लेनार रहना पड़ेगा। चार्ज सिस्टम के साथ ऐसा थोड़े होगा कि ये कार्बन बाहर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, इस केस में नहीं पॉसिबिलिटीज है। 5 के केस में भी सेम कहानी है, 5 के केस में भी अगर आप सिस्टम ऐसे लेते हो तो इस केस में भी सेम कहानी जुड़ी हुई है कि ये अपने आप को आउट ऑफ प्लेन नहीं ले जा सकता है। तो फिर इन दैट केस ये क्या करेगा, डाइमराइजेशन अकर होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। या कुछ और कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो जो है अपने आप को जो है नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट कर सकता है। पॉसिबल है ना कि इलेक्ट्रॉन आप गेन करके ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, लाइक दिस। ये नॉन एरोमेटिक में तो बहुत सारे अपने जो है रास्ते आजमाएगा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, सच दैट कि नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में एरोमेटिक में कन्वर्ट हो सके। तो इसको तो बेसिकली नॉन एरोमेटिक में ही देखा जाता है। तो ये जो अगर देखो आप जो है एरोमेटिक सिस्टम से, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस है अगर मैं कंसीडर करूं। नाइदर बॉन्ड लेंथ इक्वलाइजेशन ना कर रहा है, नाइदर एनर्जेटिक में अगर बोला जाए तो हाईली अनस्टेबल इन द नेचर है, और डाइमराइज हो जा रहा है एट रूम टेम्परेचर पे। ब्यूटाडाइन उसका सबसे क्लासिकल एग्जांपल है कि जो है डाइमराइजेशन किस तरीके से अकर हो सकता है। अदर तो हम लोग केसेस देखे थे कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी हटाने के लिए, एंटी एरोमेटिसिटी हटाने के लिए मॉलिक्यूल ने अपने आप को आउट ऑफ प्लेन कर दिया था, नॉन प्लेनार बनाया था, सच दैट कि ये जो है रेजोनेंस को स्टॉप किया जा सके। बिकॉज इसका 4 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो डिलोकलाइजेशन है मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल बना देता है। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं चाहूंगा, ये ऐसे तो ये हायर लेवल में पढ़ाया जाता है, बट थोड़ा सा जो है इस आइडिया को समझाना चाहूंगा कि बेसिकली ये डिफरेंस क्यों आ रहा है जब हम लोग एरोमेटिक सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। जैसे हमारे सामने 2 सिस्टम है, दोनों में रेजोनेंस आकर हो रहा है, एक के केस में रेजोनेंस फेवर कर रहा है और एक के केस में रेजोनेंस फेवर नहीं कर रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है? ठीक है, थोड़ा सा बस मैं आइडिया दूंगा, इसमें बहुत कुछ करने के लिए जरूरी नहीं है, जो है क्वेश्चन भी बहुत कम ही पूछेगा, लेकिन बट ये समझा जा सकता है। जैसे मैं बोलूं इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल फिनोमेना, जब इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है और इसके पास जब 4n पाई इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस बेसिकली आएगा। तो समझते हैं बात को कि जो है देखो इसमें क्या होता है, एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात करूं, पाई इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है, एंड पेयर्ड रहते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग ऑर्बिटल में एंटर कर जाते हैं। इसका केस क्या होता है, इस केस में एंटी एरोमेटिक में सम इलेक्ट्रॉन, सम पाई इलेक्ट्रॉन, इस केस में देखना क्या डिफरेंस आता है। सम पाई इलेक्ट्रॉन, अभी समझाते हैं इसको ऐसे कैसे जो है मैं बोल रहा हूँ कि कहाँ एंटी, क्योंकि ऑर्बिटल्स जो है एक तरीके से विजुअलाइज करना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, बट थोड़ा सा मैं विजुअलाइजेशन दूंगा आपको। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में जो सम पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंटर इन नॉन बॉन्डिंग, हम लोग को पता है कि नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपने सुना होगा नॉन बॉन्डिंग
मीन्स ABMO BMO, ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, या जो है इस तरीके से लिख सकते हो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। ऑर्बिटल एंड पेयर्ड स्टेट में रहता है। सम पाई इलेक्ट्रॉन, इस केस में क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करता है और ABMO में एंटर कर जाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन अनपेयर्ड स्टेट, ठीक है, इन अनपेयर्ड रहता है। इसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा जो है बोला जाए कि जो है डिस्टेबिलिटी मिलती है, इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटर कर जाते हैं किसमें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। और इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी कुछ चले जाते हैं और कुछ जो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी चले जाते हैं, और इसकी वजह से मॉलिक्यूल हाईली अनस्टेबल होता है। ये रीजन होता है इसके पीछे स्टेबल होने का, ठीक है, ये हाईली स्टेबल हो जा रहा है, ये हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है, इसके पीछे रीजन ये पार्टिकुलर क्राइटेरिया है। क्या बॉन्डिंग ऑर्बिटल समझते हैं इसको। इसके लिए फ्रॉस्ट डायग्राम का यूज किया जाता है। मैं दो सिस्टम आपके सामने रखता हूं और खुद से आप जो है समझना इसको, आप अदर के केस में वैसे ही फॉलो करके एक बार चेक कर सकते हो। फ्रॉस्ट डायग्राम को बनाने का क्या तरीका है, देखो हमारे पास 6, अगर मैं बेंजीन के लिए मैं बना रहा हूं, फॉर बेंजीन पहले कंसीडर कर लेता हूं, फिर ब्यूटाडाइन का केस भी ले लूंगा ताकि आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू ये चीजें समझ में आ जाए। तो हमारे पास 6p ऑर्बिटल है, 6p ऑर्बिटल में जो एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। अब ये 6p ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे और इस इंटरेक्शन से जो p ऑर्बिटल का इंटरेक्शन होगा, इस पार्टिकुलर इंटरेक्शन से आपको नए 6 ऑर्बिटल जनरेट होकर मिलेंगे, नए 6 ऑर्बिटल बनेंगे। और नए 6 ऑर्बिटल को डायग्राम को जो है रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ इसका हेल्प लिया जाता है। क्या करते हैं, इसको बेंजीन रिंग को ड्रॉ किया जाता है, देखो जो केवल इसका स्केलेटन है वो बस ड्रॉ कर दो आप, ठीक है। ये है हमारे 6 जो है ऑर्बिटल्स, p ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये गए आपस में इंटरेक्ट किए और ये जनरेट करेंगे 6 जो है 6 बोल सकते हैं हम लोग बॉन्डिंग 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, 6 प्योर ऑर्बिटल गए और ये जनरेट करेंगे 6 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखना किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आ रहा है। तो ये रहा हम लोग का नॉन बॉन्डिंग लेवल, इसको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग लेवल, ठीक है। इसको यही तो है नॉन बॉन्डेड लेवल। इसके नीचे गए तो बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग ऑर्बिटल, 3 बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसको हम लोग बोल सकते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO। और इसके ऊपर 3 बन जाएंगे आपके ABMO। पढ़ा है ना एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है केमिकल बॉन्डिंग में कि जितने ऑर्बिटल आपस में इंटरेक्शन में जाएंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जनरेट करेंगे, ठीक है। जब हम लोग मॉलिक्यूलर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स देखे होंगे, यहाँ पे भी वही केस है कि ये कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 6 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये जनरेट कर रहा है 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आउट ऑफ 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 3 आर BMO और 3 आर ABMO। समझ में आता है, 3 आर BMO एंड 3 आर ABMO। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप कराएंगे तो क्या होगा, इसमें देखना एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, पेयर्ड होगा, फिर एज पर हर्ट्ज रूल इसमें एक इलेक्ट्रॉन गया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, देन नेक्स्ट इसमें गया, इसमें गया। देख सकते हो कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ऑल 6 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इन द पेयर्ड स्टेट, पेयर्ड फॉर्म में देख सकते हो सभी पेयर्ड है और सभी के सभी BMO में गए। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं किया है। क्या ये सेम कहानी वैलिड है किसके लिए, फॉर ब्यूटाडाइन के केस के लिए? एक बार उसको भी देख लेते हैं। आप चाहो तो ऐसे केसेस को आप ट्राई करते रहना, आप जो है अदर केसेस को, बट ये थोड़ा सा बस इंपॉर्टेंट है। अगर चाहो तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि ये डिफरेंस बेसिकली आ क्यों रहा है, एरोमेटिक में एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों आ रहा है और जो है एंटी एरोमेटिक में एक्स्ट्रा जो है डिस्टेबिलिटी क्यों आ रहा है, अनस्टेबल क्यों हो रहा है। चलिए इसकी बात करते हैं, ठीक है। कितने हैं इलेक्ट्रॉन इसके पास में, 4 है ब्यूटाडाइन के केस में। अच्छा, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो इसको क्या करना है ना, देखो फ्रॉस्ट डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं बता देता हूं। इसको आप वर्टिकली ऐसे जो है दिखा देना, एक पॉइंट करते रहे ऊपर और ये नीचे। अब जो है इस तरीके से आपका ये क्या हो गया, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग लेवल, ये हो गया आपका नॉन बॉन्डिंग लेवल। अब समझना इस बात को, तो नॉन बॉन्डिंग लेवल पे 2 ऑर्बिटल हो गए, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग लेवल। ये पॉइंट, ये भी पॉइंट सभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 2 3 4। ये फ्रॉस्ट डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये नॉन बॉन्डिंग लेवल था, इसके ऊपर जितने होंगे वो कंसीडर किए जाएंगे ABMO में और जो नीचे होंगे उसको कंसीडर किया जाएगा BMO में। यहाँ पे भी सेम कहानी है, इसके ऊपर जो नॉन बॉन्डिंग के ऊपर लेवल है इसको हम लोग कंसीडर करेंगे ABMO में और इसके नीचे
ये कंसीडर किया जाएगा बीएमओ। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल आपके सामने 4 ऑर्बिटल है, ठीक है। अब देखना इसमें 4 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो 1 2 हो जाएगा फिल, 3 4। देख सकते हो यहाँ पे केस देख सकते हो कि ये किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ये प्रेजेंट है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में और अनपेयर्ड स्टेट में, और अनपेयर्ड स्टेट में ये यहाँ पे क्या था, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट थे और पेयर्ड थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये पेयर है, ठीक है। ये इस तरीके से मॉलिक्यूल्स को हाईली अनस्टेबल बनाता है। इसका एक दो पॉसिबिलिटी, एक तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन का एनबीएमओ में जाना, नॉन बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करना, और दूसरा इसका अनपेयर्ड स्टेट में रहना। अनपेयर्ड स्टेट में रहना ये मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल बना देता है। उसी तरीके से अगर एरोमेटिक सिस्टम की बात करें तो पाई इलेक्ट्रॉन का बीएमओ में जाना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करना और पेयर्ड स्टेट में प्रेजेंस होना, ये मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। ये बात समझ में आती है। बहुत चीजें इस पे करने के लिए नहीं है, थोड़ा सा हाई लेवल का है जब हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एबीओ, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया इसमें हम लोगों ने क्या किया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व किया कर दिया है। अब बॉन्डिंग जब आप पढ़ते होगे केमिकल बॉन्डिंग, वहां तो थोड़ा बहुत हवा लगता है। ये तो जो है एक तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का पी ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, वहां पे भी तो साई 1s 2s बन के आता होगा ना। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पी ऑर्बिटल का लीनियर कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 4 पी ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत कुछ करने के लिए नहीं है, बस एक बार आप आइडिया लगा सकते हो कि किस तरीके से फ्लोज डायग्राम, ये रिजल्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे फ्लोज डायग्राम बना रहे हैं ये देख सकते हो। बट जो रिजल्ट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो है पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में एंटर किया हुआ है एरोमेटिक के केस में, और पेयर्ड स्टेट में जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं तो वो एबीएमओ में भी जा सकता है या एनबीएमओ में जा सकता है, जैसे यहाँ पे एनबीएमओ में गया है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और जो है अनपेयर्ड स्टेट में। तो ये कहीं ना कहीं ये क्राइटेरिया मॉलिक्यूल को हाईली अनस्टेबल बना देता है फॉर एंटी एरोमेटिक के सिस्टम में, और ये क्राइटेरिया 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का जितने भी सिस्टम आप कंसीडर करोगे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये क्राइटेरिया फुलफिल करते रहेंगे। ये पेयर्ड स्टेट में होंगे और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होंगे। एंटी बॉन्डिंग के केस में क्या होगा, अनपेयर्ड स्टेट में होंगे, और हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर किया हो और कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर किया हो। तो ये आप और भी सिस्टम के लिए कंसीडर कर सकते हो, चाहो तो आप जो है इस सिस्टम के लिए भी ले सकते हो। आगे का जो सिस्टम है जैसे साइक्लोपेंटा, ये वाला केस निगेटिव चार्ज वाला, ये वाला आप एक बार ड्रॉ करके देख लेना, इस वाले केस में एरोमेटिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी वही होगा। करना क्या होगा आपको, इसके लिए जो फ्रॉस डायग्राम बनाओगे कुछ इस तरीके से बन के आएगा, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल हुआ, ये ऑर्बिटल हो गया, ये ऑर्बिटल हो गया, लाइक दिस। अब इसमें देख लो, एक इलेक्ट्रॉन गया इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें गया, नॉन बॉन्डिंग कुछ ऐसे नीचे से जाएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें 3 4 5 6 पेयर्ड स्टेट में ही होंगे ना, पेयर्ड स्टेट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये सिस्टम एरोमेटिक तो था ही पहले भी देखे हम लोग, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक सिस्टम के बीच में। थोड़ा सा हायर लेवल पे ही जाके हम लोग इस चीजों को समझ सकते हैं, डिफरेंसेस को। और तो बस यही हमारा एरोमेटिक सिस्टम है। कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग इसके बेसिस पे, जो जेई ने फ्रिक्वेंटली पूछा हुआ है। कुछ रिसेंट प्रॉब्लम हम लोग करेंगे और उसको जो है फिर हम लोग फिनिश करेंगे। इसको आप नोट डाउन। ओके स्टूडेंट, ये आपके पास कुछ प्रॉब्लम है आपके सामने बेस्ड ऑन एरोमेटिक सिस्टम। इसमें से मैंने कुछ जेई के प्रॉब्लम उठा रखे हैं प्रीवियस ईयर के। इसको एक बार जो है वीडियो पॉज करके आप एक बार ट्राई कर लो, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए डिस्कशन में रखते हैं हम लोग। पहला ये जो है जेई मेंस की है क्वेश्चन, कुछ प्रीवियस ईयर के जस्ट रिसेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। पूछा गया पहले क्वेश्चन में देखना आप, पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एरोमेटिक। दिखा जाए कौन सा एरोमेटिक नहीं है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा ये कंसीडर करना पड़ेगा कौन कौन सा एरोमेटिक नहीं है, बताना आप, ठीक है। बी एरोमेटिक है, इसका लोन पेयर, ये पाइरोल मॉलिक्यूल है और पिरिडीन है, तो बी एन सी आर एरोमेटिक, लेकिन ये हमारा एरोमेटिक नहीं है। क्या है? ये एंटी एरोमेटिक है। और ये क्या है? ये तो हमारा sp3 हो गया ना, दिस इज sp3, ये हमारा हो गया नॉट एरोमेटिक। सही है, समझ में आता है। तो इस केस में क्या आंसर हो जाएगा, ए और डी। सही है, विच इज नॉट एरोमेटिक पूछा हुआ है, मतलब एंटी एरोमेटिक एज वेल एज द नॉन एरोमेटिक दोनों आपको कंसीडर करना है। देख लो आप इसमें केस में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। देखते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन सबसे ज्यादा किस में मिलता है,
सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिलता है एरोमेटिक सिस्टम में, फिर उसके बाद रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नॉन एरोमेटिक में मिलता है, और सबसे लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एंटी एरोमेटिक में मिलता है। यहाँ की अनफेवरेबल होता है अगर रेजोनेंस फिनोमेना की बात करें फॉर एंटी एरोमेटिक सिस्टम के लिए। ये तो बात बहुत सिंपल सा केस है। अब देखना क्या है, आपको देखना है कि कौन सा लिस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज है। देखते हैं हम लोग वन बाय वन कंसीडर करते हैं। तो ये तो सिस्टम एरोमेटिक रहा, ये क्या एरोमेटिक रहेगा क्या? नहीं, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है, ये प्लेन में ही नहीं रहेगा, रेजोनेंस ही नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका नॉन एरोमेटिक सिस्टम, ठीक है। अब बात करें इसमें, ये भी एरोमेटिक है, ये फ्यूरॉन ड्यू टू डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर, ये भी एरोमेटिक है। तो बोला गया कि विच इज लीस्ट रेजोनेंस स्टेबलाइज। हम लोग को पता है कि एरोमेटिक सिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबलाइजेशन होता है, स्टेबलाइजेशन मिलता है ड्यू टू रेजोनेंस। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? भी सही है ना। इसकी बात कर ले तो ऑर्डर ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। क्या हो जाएगा? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ब्रेक करके एरोमेटिसिटी गेन करेगा, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके इधर एरोमेटिसिटी गेन करेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो एरोमेटिसिटी नहीं गेन करेगा, यानी जो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज है इन दोनों में ज्यादा होगा। अब फॉर्मेशन ऑफ चार्ज हो गया, लेकिन डाइपोल मोमेंट तो दोनों पे डिपेंड करता है ना, चार्ज इंटू डिस्टेंस। अब इस केस में क्या होगा? चार्ज का जो सेपरेशन है वो ज्यादा होगा, चार्ज इंटू सेपरेशन ऑफ द चार्ज। जिसमें सेपरेशन ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट भी ज्यादा होगा। C फॉलोड बाय B, B फॉलोड बाय, ये सबसे लिस्ट डाइपोल मोमेंट एक हो जाएगा। सही आ रहा है। तो ये जो है कुछ जेईई मेंस लेवल के प्रॉब्लम है। अब थोड़े से ये दो एडवांस के प्रॉब्लम है। एक तो जो है मैंने उठाया है जो मेरे ईयर 2012 का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रॉब्लम, और एक मैंने रिसेंट 2016 का प्रॉब्लम उठाया है। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है इसका, बट ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। देखो डायरेक्टली इन्होंने नहीं बोला कि जो है आपको एरोमेटिक निकालना है या एंटी एरोमेटिक, क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। अरे अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर हम लोग को पता है कि दैट इज गोइंग टू बी एंटी एरोमेटिक सिस्टम। जितने भी एंटी एरोमेटिक सिस्टम होंगे अनस्टेबल होंगे। अब इसकी बात करें वन बाई वन, ये नॉन एरोमेटिक है तो ये क्वेश्चन तो नहीं रेज होता है। ब्यूटाडाइन जो है क्लासिकल एग्जांपल ऑफ एंटी एरोमेटिक सिस्टम। देन इसकी बात करें, ये डिलोकलाइजेशन होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये भी एंटी एरोमेटिक एक्सोसाइक्लिक सिस्टम का केस है, ये भी एक्सोसाइक्लिक सिस्टम का केस है, इसलिए जो हम लोग को डिस्कशन में रखना पड़ा, ये एरोमेटिक हो गया। अब बात करें इसमें तो बी और सी जो कि एंटी एरोमेटिक है, हम लोग को पता है कि एंटी एरोमेटिक सिस्टम आर हाईली अनस्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। वी कैन कंसीडर विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी, बी और सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, बहुत लोग इससे भी कंफ्यूज हो गए और बहुत सारे अभी भी आंसर कई जगहों पे इसको गलत दिया होगा। ध्यान से देखना, जो है जेईई ने जो क्वेश्चन पूछा उसके बहुत लोगों ने गलत इसके आंसर दिए हुए। ये हम लोग का तो वेल फेमस क्वार्ट है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन, जिसमें क्या हो रहा था कि ये अपनी प्लेनारिटी चेंज कर ले रहा था और तब से भी स्ट्रक्चर लिया। तो दिस इज एनी हाउ दिस इज गोइंग टू बी नॉन एरोमेटिक। इसकी बात करें, मैं सभी का बता देता हूं, फिर हम लोग एरोमेटिक काउंट कर लेंगे। इसकी बात करें तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। इसकी बात करें 2 पाई इलेक्ट्रॉन साइक्लिक प्लेनार, दिस इज एरोमेटिक। ये दोनों sp3 हो गए, दिस सिस्टम इज आल्सो नॉन एरोमेटिक, वैसे ही हो गया, ठीक है। ये हमारा एरोमेटिक है, वेल फेमस ट्रोपिलियम आयन इसको बोला जाता है। इसके केस में क्या करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये टोटल आप कितने काउंट कर पा रहे हो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही तो हुआ ना 14 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ। ये भी सिस्टम एरोमेटिक ही कहलाएगा। हम लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था, दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक। इसकी बात करें तो ये हमारा एंटी एरोमेटिक हो गया, वहां पे भी आया हुआ है डिस्कशन, दिस इज एंटी एरोमेटिक। ये भी साइक्लो फेमस वाले केसेस है, साइक्लोपेंटाडाइन है, तो ये हमारा भी केस एंटी एरोमेटिक का केस आ जाएगा। इसको इस पे लोगों ने जो है बहुत डिस्कशन किया था कि इसको कैसे काउंट किया जाए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन लिया जाए या इस इलेक्ट्रॉन को काउंट किया जाए। मैंने बोला कि आपको लॉन्गेस्ट क्लोज लूप कंसीडर करना है, ये क्लोज लूप का पार्ट नहीं होगा, तो दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल बी नॉट काउंट फॉर द एरोमेटिसिटी, यानी कि जो है हक्कल रूल का ये पार्ट नहीं होगा, नॉट पार्ट ऑफ हक्कल पाई बॉन्ड। तो हक्कल पाई इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से काउंट किया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और क्लोज लूप बना रहा है, दिस सिस्टम इज आल्सो एरोमेटिक। तो अगर पूछा गया है क्वेश्चन 2016 में आपके जेईई में कि हाउ मेनी कंपाउंड, ये 2012 का क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंपाउंड्स आर एरोमेटिक, तो देख लो आप 1 2 ये एरोमेटिक है, 3 4 5 इज द करेक्ट आंसर। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा हुआ था,
ठीक है। तो ये बहुत हम लोग जो है डिस्कशन, एक्सटेंसिव डिस्कशन रखे हैं एरोमेटिक सिस्टम को लेके, राइट। रेयर केस होगा कि इतना कहीं पे भी डिस्कशन किया गया होगा खासकर एरोमेटिक सिस्टम को लेके, लेकिन हम लोग रखना चाहेंगे बिकॉज स्पेशल केस हर बार एक क्वेश्चन इससे बन ही जाते हैं। तो हर आपको क्या करना है कि स्पेशली एक एक सिस्टम को देखना है कि किस तरीके से एरोमेटिसिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, चाहे वो मोनोसाइक्लिक हो जाए या पॉलीसाइक्लिक हो जाए या एक्सोसाइक्लिक सिस्टम हो जाए। देख लो आप, एक्सोसाइक्लिक लोग छोड़ देते हैं बाद में, एक्सोसाइक्लिक सिस्टम से भी तो हम लोग को क्वेश्चन मिला हुआ है। एक्सोसाइक्लिक सिस्टम में भी तो आप एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी देख रहे हो। और जो है मॉड्यूल वगैरह में क्या देखोगे, हाफ पेज का आपका जो है नोट्स है, केवल हाफ पेज में दिया हुआ है जो हम लोगों ने 3 लेक्चर में कवर किया। कोई बात नहीं, हम लोग जो है प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, चीजों को जानना चाह रहे हैं, डिटेल हम लोगों ने रखा है एरोमेटिसिटी पे, यानी कि एक्सटेंसिव डिस्कशन किया। हम लोग चाहेंगे कि जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग आएंगे, जो लास्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कंसीडर किया जाएगा फॉर द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट को, और जो रिमेनिंग हम लोग का टेम्पररी इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेरिक इफेक्ट का केस आता है, उसको हम लोग डिस्कशन में रखेंगे, और उसमें हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर एंड द लास्ट लेक्चर, उसमें हम लोग डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।